कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष? राजनाथ सिंह के घर पर संघ की 5 घंटे की लंबी बैठक चली है, जिस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष जो है कौन बनेगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाली है, लेकिन उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस और सपा के बीच जो है खटास आ गई है। खटास आने के पीछे का कारण एक सीट बताई जा रही है, और ये सीट कौन सी है आपको बता दें कि फूलपुर की वजह से सपा और कांग्रेस की दोस्ती में कांटे जो है की खबर सामने आ रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीटों की साझेदारी पर अब संग्राम मच होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, और इस अहम बैठक के बाद किसके नाम की सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की बैठक हुई। राजनाथ सिंह के घर पर करीब ये बैठक 5 घंटे तक जो है बीजेपी और आरएसएस नेताओं के बीच चली। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया, और ऐसे में ये मंथन जो है लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि इस मंथन के बाद ही चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर किसे जो है अगला बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब ऐसे में बैठक में बीजेपी से जेपी नड्डा जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए। आरएसएस से दत्तात्रेय होसबले और अरुण कुमार बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। हालांकि जेपी नड्डा कुछ महीनों के लिए ही अध्यक्ष बने रह सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद की रेस में है। मालूम हो कि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में वो स्वास्थ्य, रसायन और उपकर मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी एक बार फिर कुछ महीनों के लिए जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रख सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। यहाँ बता दें कि पार्टी के संविधान के तहत बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। पार्टी का निर्वाचक मंडल अध्यक्ष का चुनाव करता है। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय और प्रदेश परिषद के सदस्य रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कम 20 सदस्यों का नाम प्रस्ताव रखते हैं। अब ऐसे में बता दें कि साल 2024 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, और अगले कुछ ही महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है, और जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव कराने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में भी 2018 से सरकार नहीं है। 4 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका बढ़ जाती है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ जो पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी इस लिस्ट में आगे चल रहे हैं। और ये बात जैसे ही सामने आई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है, और जैसे ही ये बात सामने आई है उसके बाद से एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और ये नाम शिवराज सिंह चौहान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने बता दें कि कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के शिवराज सिंह चौहान के नाम का प्रपोजल रखा है। लोगों का कहना है कि मामा इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सटीक बैठेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि क्या पूरी तरीके से अब जो है शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जा सकता है? क्या शिवराज चौहान को मौका मिलेगा? तो ये चीजें जो है कही जा रही है, क्योंकि लोगों की पसंद तो शिवराज सिंह चौहान है। लोग कह भी रहे हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को मौका मिल रहा है तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लोग अलग अलग तरीके के नाम दे रहे हैं। उसमें आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का नाम भी चल रहा है, और शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है, और भी अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर नाम जो है उसकी लिस्ट है। लेकिन अगर हम कमेंट सेक्शन की ही अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा जिसके नाम की चर्चा हो रही है वो शिवराज सिंह चौहान ही है। लोग मामा लिख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान अच्छा है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि मामा जी को ही प्रेसिडेंट जो है बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को दे दीजिए। देवेंद्र फडणवीस का नाम भी चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप कमेंट में देखेंगे तो लोग तो लिटरली आप कह सकते हैं गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज मामा जी को बना दीजिए। कोई भी किसी की जरूरत नहीं है, मामा को ही बना दीजिए।
अब ऐसे में लोग ये कह रही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान बनते हैं तो इससे बीजेपी के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है और मध्य प्रदेश पूरा भगवा देखने को मिला। सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आई। अब ऐसे में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो फूलपुर ने बिछाए सपा कांग्रेस की दोस्ती में कांटे। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीटों की साझेदारी पर संग्राम मचा है। क्या है? उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सीटों के सियासी समीकरण साधने में राजनीतिक दल जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी हिट साबित हुई, लेकिन उपचुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन में दरार के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फूलपुर विधानसभा सीट पर सपा और कांग्रेस दोनों का अपना दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने फूलपुर को नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट बताकर दावेदारी पेश की है। उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर अब सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि कांग्रेस की निगाहें 3 सीटों पर है। लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस के कोटे में थी। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस दावा कर रही है। फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस ने दावेदारी ठोकी है। चुनाव लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस और सूत्रों के अनुसार फूलपुर विधानसभा सीट को कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उपचुनाव में यहां हर कीमत पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। शनिवार को प्रदेश संगठन मंत्री अनिल यादव ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक की थी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले। दोपहर 2 बजे से करौली स्थित जेके गेस्ट हाउस में बैठक होगी और बैठक में प्रयागराज समेत 5 जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया। खास बात है कि इस बैठक में अमेठी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भी बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी की बैठक के मुख्य रूप से फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होने वाली है। समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखल के साथ फूलपुर उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। फूलपुर में सपा का प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पॉल समेत कई बड़े नेताओं की नुक्कड़ सभाएं हो चुकी है। बूथ स्तर पर मीटिंग करके सपा अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी की सक्रियता के बाद फूलपुर को लेकर इंडिया अलायंस में दरार के हालात पनपते नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी पीडीए रणनीति यानी पिछड़ा दलित को लेकर जो ये बयान देते हैं, उसे लेकर उन्होंने कहा कि रणनीति की सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में अपने कैडर के आधार को मजबूत करने के लिए पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और युवाओं को साथ देगी। सपा ने युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला पीडीए छात्र नौजवान जागृति अभियान भी शुरू कर दिया है। ऐसे में जो फूलपुर सीट है, अब इस पर दोनों की निगाह टिकी है और जैसा कि हमने आपको कहा कि सपा ये सीट छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बता रही है, इसे एक प्रतिष्ठा वाली सीट बता रही है और यही कारण है कि अब इस सीट पर ही पेंच फंस रहे हैं। इस सीट को लेकर ही अब इंडिया अलायंस में दरार की खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि ये सीट जो है एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सीट है जिस पर अब निगाहें टिकी पड़ी हैं। यानी साफ तौर पर इस सीट को लेकर इस कदर लोगों में, अगर आप कहेंगे कि जो है खासकर कांग्रेस और सपा में खींचतान चल रही है कि इसे कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में चुनाव से ठीक पहले दरार पड़ सकती है। यूं कहिए दरार पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राजनाथ सिंह के घर पर आरएसएस और बीजेपी नेताओं की 5 घंटे लंबी बैठक जो है चली है, जिसमें बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा, इसका चुनाव जो है किया जा रहा था। इस बैठक पर मंथन चल रहा था। तो वही दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच में समीकरण के बीच में जो है अब खटास की खबरें सुर्खियां बटोर रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।